हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग चाहता। वंश को इस हालत में देखकर मुन्ना ने अपने कदम पीछे ले ली और कमरे से बाहर निकल गया। निशी आंखों में गुस्सा लिए वंश को देखे जा रही थी। वंश निशी को देखकर डरते डरते हल्का सा मुस्कुराया। निशी ने अपने अगल बगल देखा, उसे साइड टेबल पर रखा कॉफी मग दिखा। उसने उसे उठाया और वंश की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी चिरकुट। तुम्हें पता भी है ये मेकअप किट कितना महंगा था और तुमने सारी लिपस्टिक खराब कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निशी ने जैसे ही वंश की तरफ मग फेंका, वंश नीचे झुक गया, जिससे मग खिड़की के बाहर चला गया। ए, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे लग जाएगी, वंश ने चिल्लाकर कहा। अरे लगती है तो लग जाए, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। इस मेकअप किट के लिए मैंने डैड से कितनी रिक्वेस्ट की थी। तुम्हें निशी ने गुस्से से कहा और बिस्तर पर पड़ा एक तकिया उठाकर वंश की तरफ फेंका, जो कि सीधा आकर वंश को लगा। आह, तुम लड़की हो या फुटबॉल प्लेयर? तुम्हारा निशाना इतना सही लगा है, वंश ने अपना मुंह सहलाते हुए कहा। निशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वंश को इस गलती के लिए माफ करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वंश की तरफ फेंकने के लिए कुछ नहीं था, तो वह खुद ही वंश की तरफ चली आई और चलते हुए कालीन में उसका पैर फंस गया, जिससे निशी फिसली और वंश को अपने साथ लेकर कमरे में रखे बीन बैग पर आ गिरी। निशी वंश की बाहों में थी और वंश बीन बैग पर। वह बस निशी की आंखों में देखे जा रहा था। निशी के यूं करीब आकर वंश का दिल धड़कने लगा। वह बस खामोशी से निशी की आंखों में देखता रहा और निशी जान लेने के इरादे से वंश को। उसे जब होश आया कि वंश की बाहों में है, तो उसने खींचकर एक मुक्का वंश के सीने पर मारते हुए कहा, मुझ पे चांस मारना बंद करो तुम। वंश पहले तो दर्द के कारण चिल्लाया और फिर एकदम से निशी के दोनों हाथों की कलाई पकड़कर उसे बीन बैग पर पलटते हुए कहा, और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं तुम पर चांस मार रहा हूं? जो मेरा है उस पर क्या चांस मारना? आखिरी शब्द वंश ने धीमे स्वर में बड़बड़ाते हुए कहे। आह, छोड़ो मुझे, निशी ने वंश की बाहों में कसमसाते हुए कहा। वंश को याद आया उसे किसी लड़की के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने जल्दी से निशी के हाथ छोड़े और उठकर साइड में खड़ा हो गया। निशी उठी और वंश के सामने आकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें यह सब मजाक लगता है? तुम खुद को बहुत स्मार्ट और बाकी सबको बेवकूफ समझते हो, राइट? तुम लड़के हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट था। समझ नहीं आता मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है। मुन्ना भैया के कहने पर मैं तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम, सच कहो तो तुम उस लायक हो ही नहीं। आह, मैं पागल हूं जो तुम्हें यह सब समझा रही हूं। आई एम सॉरी, वंश ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। निशी ने सुना तो हैरानी से वंश को देखने लगी और फिर उदास होकर कहा, तुम्हारे सॉरी बोलने से यह सब ठीक नहीं हो जाएगा। तो मैं और क्या कर सकता हूं? तुम जो कहोगी मैं करूंगा, वंश ने मासूम बनते हुए कहा। पहले जाकर अपना मुंह धोकर आओ, निशी ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि वंश के चेहरे पर लगा मेकअप उसे बार बार अपने बर्बाद हुए मेकअप किट की याद दिला रहा था। वंश छोटे बच्चे की तरह सर झुकाकर बाथरूम की तरफ चला गया और निशी अपने फैले हुए कमरे को देखने लगी। काशी मुन्ना और गौरी की सगाई में पहनने के लिए एक बहुत ही सुंदर रेडी टू वियर साड़ी खरीद लेती है। शक्ति ने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए, साथ ही मुन्ना और गौरी के लिए तोहफा भी खरीद लिया। ढेर सारी शॉपिंग के बाद तीनों मॉल से बाहर आए तो देखा अंधेरा हो चुका था। गौरी अपनी स्कूटी लेकर आई थी, इसलिए उसने शक्ति और काशी को बाय कहा और वहां से चली गई। शक्ति काशी के साथ गाड़ी में आ बैठा और उसे घर छोड़ने के लिए निकल गया। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए शक्ति ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। काशी ने सुना तो उसने मुस्कुराकर शक्ति की बाह थामी और अपना सर शक्ति के कंधे से लगाते हुए कहा, गौरी अपनी सगाई को लेकर कितना एक्साइटेड है ना? हाँ, हमारी सगाई पर तुम नहीं थी क्या? शक्ति ने सवाल किया। शक्ति, हमारी सगाई तो हमें जिंदगी भर याद रहेगी। कितनी मुश्किल के बाद पापा ने तुम्हें स्वीकार किया था और हमारी सगाई के लिए माने थे। घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा हम।
काशी ने शक्ति की बाह थामी, अपनी ठुड्डी उसकी बाह से लगाकर कहा। शक्ति ने अपने दूसरे हाथ से काशी का सर सहलाया और कहा, शायद सब हमें पसंद नहीं करते काशी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या शक्ति? काशी ने शक्ति से दूर होकर उदासी भरे स्वर में कहा। हमें लगता है वंश हमें ज्यादा पसंद नहीं करता। जितना हम उसे समझ पाए हैं उससे लगता है हम उसकी बहन के लिए सही नहीं हैं। शक्ति ने थोड़ा गंभीरता से कहा। नहीं शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। वंश भैया भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, काशी ने कहा। अरे तुम उदास क्यों हो गई? हम बस ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है। हो सकता है हम गलत सोच रहे हों, और फिर हमारी वंश से कभी इतनी बात भी तो नहीं हुई है, शक्ति ने कहा। कोई बात नहीं, मुन्ना और गौरी की सगाई में वंश भैया भी आएंगे, तो इस बार तुम उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना, फिर देखना वंश भैया तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, काशी ने खुश होकर कहा। फिलहाल तो हमें तुम्हारे ये बाएं गाल का तिल बहुत पसंद आ रहा है, इजाजत हो तो, शक्ति ने काशी की तरफ देखकर शरारत से कहा। काशी ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा और उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे अपनी होने वाली वाइफ की तारीफ करना गलत है क्या? तुम भी ना काशी, जब देखो तब बस रोमांटिक होने के बारे में सोचती रहती हो, शक्ति ने काशी को छेड़ते हुए कहा। शक्ति अभी काशी से बात कर ही रहा था कि तभी एक गाड़ी तेजी से शक्ति की गाड़ी के बगल से निकली और शक्ति को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा। काशी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। शक्ति गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और जोर से चिल्लाया, अबे ओए, मरना है क्या? शक्ति ने देखा जो गाड़ी स्पीड में गई थी उसी स्पीड में वापस आई और शक्ति के बगल से निकलकर पास ही डिवाइडर से जोर से टकराई। गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। शक्ति जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। ये देखकर काशी ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखा और डरकर चिल्लाई। शक्ति गाड़ी में आया और कहा, काशी, काशी कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत, शांत हो जाओ। शायद कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, हम देखकर आते हैं, तुम यहीं रुको। शक्ति, काशी ने घबराए हुए स्वर में कहा। काशी रिलैक्स, हम आते हैं, शक्ति ने कहा और गाड़ी का दरवाजा बंद कर बाहर चला आया। वह उस गाड़ी की तरफ आया जो डिवाइडर से टकराई थी। शक्ति ड्राइवर सीट की तरफ आया तो देखा 25-26 साल का लड़का लहू लुहान वहां फंसा हुआ था। शक्ति ने देखा वो जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। शक्ति ने एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही पुलिस स्टेशन भी। जब तक एम्बुलेंस आई, शक्ति ने लड़के को बाहर निकाला और डिवाइडर के साइड में ले आया। लड़का बेहोश हो चुका था और उसके सर से खून बह रहा था। शक्ति ने जेब से रुमाल निकाला और लड़के के सर पर रखकर खून बहने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची। शक्ति ने लड़के को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा। पुलिस की एक जीप वहां आई। इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल शक्ति के सामने आए और उसे सैल्यूट किया। तो शक्ति ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल, गाड़ी की तलाशी लो और देखो उसमें कुछ मिलता है क्या। ओके सर, कहकर कांस्टेबल अपने साथियों के साथ गाड़ी की तरफ चला गया। इंस्पेक्टर पंकज, आप मुझे सिटी हॉस्पिटल मिलिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले की डिटेल्स हमें चाहिए, कहकर शक्ति अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। शक्ति ने देखा काशी अभी भी घबराई हुई है तो उसने गाड़ी में रखा पानी का बोतल उठाया और काशी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रिलैक्स काशी, वो बस एक एक्सीडेंट था। स्पीड में चलाने की वजह से गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं हुई और यह हादसा हो गया। जस्ट रिलैक्स, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, फिर हमें हॉस्पिटल जाना होगा। काशी ने कहा और शक्ति गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। मुरारी तैयार होकर घाट पहुंचा। बनारस में रहने वाले मुरारी के कुछ पुराने दोस्त घाट के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मुरारी उनके साथ हंसते बातें करते सीढ़ियों से नीचे चला आया। रास्ते में जो भी मिलता मुरारी को नमस्ते जरूर कहता और मुरारी भी सहजता से तो कभी मुस्कुराकर सबकी नमस्ते का जवाब देता। सभी नीचे चले आए। मुरारी ने देखा घाट के बगल वाले चौपाल पर बढ़िया रंगमंच का प्रोग्राम जारी था। अरे जे का भौकाल चल रहा है बनारस में, हम तो साला पहली बार देखे हैं,
पहले तो ना होता था ये सब, मुरारी ने कहा। अरे मुरारी, तुमको फुर्सत ही कहाँ है? पहले विधायकी में घुसे रहे, फिर गृहस्थी में रम गए, शादी के बाद खुद के लिए वक्त कब निकाले हो तुम? मुरारी के दोस्त रामभद्र ने कहा। लिए जे प्रोग्राम देखने ही तो बुलाए हैं तुमको, बिजली का नाम सुने हो? मुरारी के दूसरे दोस्त मोहनलाल ने कहा। नाम तो सुना सुना लग रहा है, वैसे ही बिजली है कौन? मुरारी ने कहा। अरे बहुते बवाल चीज है मिश्रा, तुम्हें देखी हो तो तबीयत खुश हो जाई। अरे का नजर है, का कमर है, पूरा बनारसी पान लगती है। रामभद्रा ने आहें भरते हुए कहा। अरे भैया, जब से शादी हुई है हमने पान वान खाना छोड़ दिया है। हमका माफ करो भैया, तुम जे प्रोग्राम का हिस्सा बनो, हम चल रहे अपने घर। मुरारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। काहे नहीं बने हो? साले तुम्हारी खातर तो हम 500 वाला टिकट लिए हैं और अब तुम ही नहीं आ रहे। काम मिश्रा, जवानी ठंडी पड़ गई तुम्हारी। रामभद्रा ने मुरारी को ताना मारते हुए कहा। अरे नहीं भद्रा, लगता है भौजी के डर से मना कर रहे हैं मुरारी भैया। का भैया सही कह रहे हैं ना? अब देखो, शादीशुदा आदमी भले सच में अपनी बीवी से डरता हो, लेकिन जब कोई उसको ये बात पब्लिकली कहे तो उसका शेर बनना लाजमी है। मुरारी भैया भी मोहन की बातें सुनकर फैल गए और चौड़ में आकर कहा। का कहे मोहनवा, हम तुम्हारी भौजी से डरते हैं? का पगला गए होगा? अगर नहीं डरते तो फिर चलो देखो हमारे साथ बिजली का प्रोग्राम। हम भी तो देखे बनारस के साथ साथ तुम्हारा भौकाल भौजी के सामने है या नहीं। मुरारी ने सुना तो बेचारा सोच में पड़ गया, क्योंकि जब से मुरारी ने विदायकी छोड़ी थी वह किसी न किसी समस्या में जरूर पड़ता था। अब चाहे उर्वशी का 1.5 लाख वाला हार हो या राह चलते चोर की मदद करना हो। मुरारी को सोच में डूबा देखकर रामभद्रा ने कहा। अरे छोड़ो मोहनवा, ई ना जाई है, चलो हम चलते हैं। हम जाएंगे, चलो, मुरारी ने जोश में आकर कहा। ये हुई ना बात, मोहनवा तुम जाकर बंदोबस्त ले आओ, हम और मुरारी चलकर बैठते हैं। रामभद्रा ने कहा। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? मुरारी ने पूछा। अरे कुछ नहीं मुरारी भैया, बस वो जरा ठंडाई लेकर आ रहे हैं, अब सूखे सूखे ना थोड़े देखेंगे बिजली का प्रोग्राम, मोहन ने कहा और वहां से चला गया। साला बिजली ना हो गई, बनारस का मक्खन मलैया हो गवा, सभी पीछे पड़े हैं, हम भी तो देखें आखिर ये बिजली चीज का है। कहते हुए मुरारी आगे बढ़ गया। 80 घाट के बाहर आकर शिवम ने बाइक साइड में लगाई और सारिका के साथ अंदर चलाया। गंगा आरती शुरू होने वाली थी। शिवम अब बनारस का जाना माना नाम था, इसलिए उसे देखते ही सब उसे नमस्ते करने लगे। समिति का लड़का आया और शिवम सारिका के लिए कुर्सी लगाने लगा। शिवम ने उसे रोक दिया और भीड़ के साथ आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। सारिका ने शिवम की तरफ देखा तो शिवम ने कहा, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज हम यहाँ शिवम गुप्ता नहीं बल्कि शिवा बनकर आए हैं। शिवा जो बनारस की मिट्टी से जुड़ा है। सारिका ने सुना तो प्यार भरी नजरों से एक टक शिवम को देखने लगी। आज सारिका को शिवम का एक अलग ही रंग देखने को मिला था। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 14। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक आपको क्या लगता है, क्या मुरारी फिर से फंसने वाला है किसी मुसीबत में? क्या वंश और निशी के बीच का झगड़ा सुलझेगा या मुन्ना हो जाएगा इन दोनों से परेशान? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।